हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाई के ऊपर। एंड मैं सत्यम परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। और ये आप लोगों को दिख रहा होगा विश्व जनसंख्या यानी कि जनसंख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी कि ये पॉपुलेशन से संबंधित है। तो आपके जो आज पीवाईक्यू होने वाले हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट दोनों के मिक्स होने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी यूनिट है यूनिट फिफ्थ पेपर सेकंड ज्योग्राफी यूजीसी नेट का, वहां पर ये दोनों मिक्स ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैंने भी इसमें क्वेश्चन जो किए हैं दोनों को कंबाइंड लिया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको लैंग्वेज का इश्यू तो नहीं होगा। आप लोग को जो आंसर आ रहे हैं, क्वेश्चन आप लोगों को पहले शो हो जाते हैं, आंसर बाद में शो होते हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट में करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। विश्व जनसंख्या 2022 के संबंध में सही कथनों को पहचानना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन। अधिक विकसित देश यानी कि एमडीसी विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई भाग का गठन करते हैं, यानी कि मोर डेवलपमेंट कंट्रीज एमडीसीज कॉन्स्टिट्यूट वन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि अशुद्ध मृत्यु दर सीडीआर कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची होती है, यानी कि जो आपकी क्रूड डेथ रेट होती है वो हाइयर होती है इन मोर डेवलप्ड, यानी कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पे ज्यादा होती है कंट्रीज एज कंपेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सेकंड यहाँ पे सी ऑप्शन देख लीजिए। विश्व जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा 15 वर्ष से कम आयु वर्ग का है। वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 15 ईयर, यानी कि 100% में से आप लोगों के 15% जो है वो कितने हैं, एक चौथाई हिस्सा यहाँ पे, यानी कि आपका 25% बोल रहा है, ठीक है। 25% यहाँ पे 15 वर्ष से कम बच्चों को बता रहा है। विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। द शेयर ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज हायर देन अर्बन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं ABC, BC, CD और ACD। एक बार फिर से आप लोग उन्हीं ऑप्शन की तरफ में चल दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ में देख लीजिए यहाँ पे कौन सा आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया कि जो अधिक विकसित देश हैं एमडीसीज है, विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई भाग का गठन करते हैं। तो जो आपका अधिक विकसित देश की बात कर रहा है, एक तिहाई बात कर रहा है, तो अधिक विकसित देशों में जनसंख्या कम होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। बी में कह रहा है कि जो अशुद्ध मृत्यु दर रेट होती है, क्रूड डेथ रेट होती है, कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची होती है। बिल्कुल वो लोग बच्चा भी ज्यादा अपनाना नहीं चाहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। सी में चलेंगे तो सी देखिए आप लोगों का, विश्व की जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा 15 वर्ष से भी कम आयु वर्ग का होता है, यानी कि वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द एज ग्रुप ऑफ लेस देन 15 ईयर। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। जो आपको 25% हिस्सा है वो कितना है, अभी 15 वर्ष से भी कम बच्चा यानी कि बच्चा वाली आयु का है। विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। नहीं, आप लोगों ने नगरीय देखा होगा तो अभी उसका चेंज हो चुका है। तो डी ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। बी एंड सी करेक्ट है, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको पढ़िए आप लोग तब तक। ठीक है, यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है आपको कि विश्व जनसंख्या 2022 के संदर्भ में दी गई है ये। अशुद्ध मृत्यु दर रेट यानी कि क्रूड डेथ रेट ये कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में होती है। तो वो कैसे ऊंची होती है इसको देखिए। इसकी गणना की गई है निश्चित अवधि में होने वाली मौतों की संख्या, यानी कि एक वर्ष में होने वाली मौतों की संख्या, यानी एक वर्ष में कितनी मौतें हो रही हैं, उस अवधि में मृत्यु को जोखिम के संपर्क में आने वाली जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है टोटल पॉपुलेशन। फिर उसमें जो डेथ हुई है वो पॉपुलेशन, इसमें क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा, विभाजित उनको अलग अलग किया जाएगा। तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, क्रूड डेथ रेट निकल के आ जाएगी। इस अवधि की जो मानी जाती है अवधि एक वर्ष मानी जाती है। यदि वर्ष के दौरान जनसंख्या का आकार बदलता है, जो आपका जनसंख्या जैसे पहले यहाँ पे 100 थी, अब उसका आकार क्या हुआ, यहाँ पे 90 रह गई, या फिर 98 रह गई, या फिर 88 रह गई, तो ये क्या हुआ, जनसंख्या का आकार यहाँ पे बदल गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आकार बदला, तो विभाजक को वर्ष के मध्य में जनसंख्या के रूप में लिया जाएगा, यानी कि जो विभाजक है बटा हुआ कितना है, तो ये वर्ष के मध्य में यानी कि बीच वाले टाइम पीरियड में इसको लिया जाएगा। यह आमतौर पर
1000 लोगों के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। अगर देखा जाए तो जैसे जनसंख्या है किसी जगह की 1000 है, अब मृत्यु दर कितनी हुई है तो उसको जो मापा जाता है वो 1000 के स्क्वायर पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए 1 मिलियन की आबादी में 9.5 यानी कि प्रति 1000 लोगों की अपरिष्कृत मृत्यु दर। इसका मतलब होगा कि जो पूरी आबादी है उसमें प्रति वर्ष 9500 मौतें हो रही हैं, यानी कि टोटल कितनी मौतें हो रही हैं यहाँ पे 9500, क्योंकि इसको सॉरी यहाँ पे उसमें मापा गया है 1000 में। दूसरा यहाँ पे इसे ही क्या बोला जाता है, अपरिष्कृत मृत्यु दर कहा जाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों पर होने वाली मौतों को आप लोग क्या बोलते हैं, क्रूड डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है। विश्व जनसंख्या का एक चौथाई यानी 15 वर्ष से भी कम आयु वर्ग का है। तो ये आयु के आधार पर विश्व जनसंख्या का विभाजन हुआ है वो 3 प्रकार से हुआ है। पहला तो होता है यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के लोग होते हैं जो कि लगभग एक चौथाई है। इन परसेंटेज को आप लोग याद रख लेना। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं जो कि 10% लोग आते हैं। और तीसरा आपके जो कामकाजी होते हैं, कामकाजी आयु वर्ग इनको कहा जाता है या फिर इनको युवा वर्ग इनको बोल सकते हैं आप लोग। तो 25 से लेकर के 65 वर्ष के बीच में जो कामकाजी लोग होते हैं इनकी आधी आबादी करीब 50% के करीब यहाँ पे आबादी आप लोगों को इन लोगों की देखने को मिलेगी। ठीक है। और भी देख लिया यहाँ पे अधिक विकसित देश हैं जो एमडीसीज हैं विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई भाग का गठन करते हैं। ये असत्य है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो अधिक विकसित देश जैसे कि यूरोप हो गया, इस विश्व की जो जनसंख्या है 747 मिलियन है, लगभग 10% है। जबकि जो लैटिनी अमेरिका है और जो कैरेबियाई देश है यहाँ पर 8% है। यूएसए और कनाडा में 5% है। यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पे आप लोगों के 14.10% है। तो जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो देखा होगा आप लोगों ने जो यूरोप है इतना ज्यादा विकसित है, और जो आपका लैटिन अमेरिका है यहाँ पे कुल 8% है, कनाडा में केवल 5% है। तो बहुत कम यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। ये भी गलत है क्योंकि 2022 में जो डेटा आया था उसके अनुसार 43% तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही जनसंख्या और 57% जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास में अभी सुविधाओं की कमी गांव में हो रही है, इसलिए वो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, चिकित्सा सुविधा के लिए जा रहे हैं अपनी। और भी सारी जो स्टडी है मतलब एजुकेशन व्यवस्था है वो भी गांव में नहीं हो पा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। 2007 के बाद में लगभग जो विश्व की आबादी का 50% हिस्सा है जो कि शहरों में निवास करने पहुंच गया है। ठीक है। आगे और भी दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए, इनको देख लीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए ने विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारतवर्ष का 2023 के मध्य तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। यानी कि जो अपना भारत है सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। अगर अभी जनगणना हो जाए तो अपने में सबसे ज्यादा निकलेगी। भारत की जनसंख्या जो है चीन से भी अधिक हो जाएगी। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है जो कि विश्व जनसंख्या और जनसांख्यिकी में विकासात्मक प्रवृत्तियों से शामिल होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि जो यूएनएफपी है संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग होता है जो कि इसके यौन प्रजनन और स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन 1969 में शुरू हुआ था। इसे 1987 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसको नाम दिया गया था, यूएनएफपीए को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो आपका विश्व में अनुयायियों की संख्या के आधार पर निम्न धर्मों को अवरोही क्रम में करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। चलिए, बड़े से छोटे में चलना है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एवं बौद्धिज्म। ठीक है। तो अब आप लोगों को चलना है इनको बड़े से छोटे में। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी अ, अनुयायियों की संख्या क्या था पिछला, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ईसाई है, ईसाई हो जाएगा। ठीक है। ईसाई के बाद में आप लोगों को मुस्लिम देखने को मिलेंगे। मुस्लिम हो जाएंगे। मुस्लिम के बाद में आपको हिंदू। ठीक है। और हिंदू के बाद में
बौद्धिज्म। ये आपका क्रम है, यानी कि सी, सी के बाद में आप लोगों का बी, बी के बाद में ए, डी, सी बी ए डी, डी ऑप्शन आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, इनकी क्रम देख लीजिए। विश्व में अनुयायियों की संख्या का अवरोही क्रम, ईसाई को देख लीजिए, विश्व की सबसे अधिक आबादी ईसाइयों की है। विश्व में इनकी आबादी की हिस्सेदारी अगर देखें तो 31.5% है। आबादी लगभग 2.2 अरब है। मुस्लिम की अगर देखें तो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है जिसे मानने वाले 1.6 अरब है। धर्मनिरपेक्षी नास्तिक, जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते, उनकी आबादी 1.1 अरब है, जो किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट करके चलिएगा। और जो कि 15.35% के करीब में है। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो 37.6 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। विश्व की 5.25% जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म में है। ठीक है। और जो आपके हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में लगभग 1 अरब आबादी है। इसके साथ में हिंदू जो है दुनिया का तीसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 13.95% है। आगे बढ़िए। बहुनाविक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर से सतत नहीं होता है तथा बाह्य सीमांत में एकाकी रूप से विकसित होता है? यहाँ पे देखिए, आप लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे, परसेंटेज में इसमें कम दिखा रहा है, कहाँ गया? लेकिन इसमें जो लोगों की संख्या है करोड़ में, वो इससे ज्यादा है। नहीं 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 यार, यहाँ पे बौद्ध होना चाहिए। 5.5। मैं इसको एक बार क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगी। ए के बाद में डी आना चाहिए। अभी एक मिनट, मैंने क्या, हाँ सही तो है, बौद्ध लास्ट में है ना, ये इसमें उल्टा कर दिया है। चलो चलो ठीक है, बौद्ध सबसे एंड में आएगा। नेक्स्ट देखिए। बहुनाविक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा खंड नगर से सतत नहीं होता है तथा बाह्य सीमांत में एकाकी रूप से विकसित होता है? इन मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज नॉट कंटिन्यूस टू द सिटी एंड डेवलप्स एट आउटर मार्जिन इन आइसोलेशन? कौन सा है यहाँ पे? थोक व्यापार एवं हल्का विनिर्माण, होलसेल ट्रेड एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग, बाह्य व्यापार केंद्र, आउटलिंक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, निम्न वर्ग आवासीय खंड, लो क्लास रेजिडेंशियल जोन, आवासीय उपनगर, रेजिडेंशियल सबअर्ब्स। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए इसका। जो सतत नहीं होता है, बाह्य सीमांत में एकाकी रूप से विकसित होता है। तो देखिए, जो आपका बाह्य सीमांत में एकाकी रूप से बिल्कुल अच्छे से रहना चाहता है, बढ़िया जो रहता है, वो आता है आपका आवासीय उपनगर होते हैं, रेजिडेंशियल सबअर्ब्स होते हैं। इनको क्या होता है, ये खंड नगर से सतत नहीं होते, यानी कि इनसे चिपके नहीं होते हैं। थोड़ा सा अलग जा करके इंडस्ट्रियल एरिया से अपना घर बनाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है आवासीय उपनगर, रेजिडेंशियल सबअर्ब्स बोला जाता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसको बहुनाविक मॉडल में आवासीय उपनगर, रेजिडेंशियल सबअर्ब्स खंड नगर से सतत नहीं होता है तथा बाह्य सीमांत में एकाकी रूप से ये विकसित होता है। नगरीय भूमि उपयोग के संबंध में हैरिस और उल्मेन, इनका नाम याद रखिएगा, सीडी हैरिस एवं ईएल उल्मेन, इन्होंने एक लेख लिखा था 1945 में। इसमें बहुनाविक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, कभी कभी आप लोगों से डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता था किसने बहुनाविक सिद्धांत दिया था, तो वो आपके हैरिस एवं उल्मेन हो जाएंगे। इसमें संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यखंड सिद्धांत को एक संयुक्त रूप करके इन्होंने दिखाया था। और इसमें क्या किया था, इन्होंने सुझाव दिया था कि बहुत से नगरों में भूमि उपयोग प्रतिरूप किसी एक केंद्र के चारों ओर नहीं, बल्कि अनेक अलग अलग केंद्र या फिर नाविकों के चतुर्दिक निर्मित हो सकते हैं। यहाँ केंद्र या फिर नाविक से तात्पर्य उस आकर्षक स्थल से, यानी कि इन्होंने कहा था कि जो कोई भी केंद्र बनता है और साथ में वहां पे प्रतिरूप, अन्य प्रतिरूप जो बनते हैं भूमि के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केंद्र बनेगा और इसके चारों ओर में लोग बसाव कर लेंगे, अपना यहाँ पे रेजिडेंस बना लेंगे। इन्होंने इसी तरीके से बोला कि कई सारे केंद्र हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक केंद्र बनेगा। अगर यहाँ पे जनता ज्यादा है, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे भी केंद्र बन सकता है, यहाँ पे भी केंद्र बन सकता है, यहाँ पे भी केंद्र बन सकता है। तो उन्होंने जो आपका संकेंद्रीय वलय मेखला था, त्रिज्यखंड सिद्धांत था, इसके थोड़ा सा इन्होंने संयुक्त किया और एक अलग अपना सिद्धांत दे दिया, जिनके चारों ओर में आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक एवं अन्य प्रकार के कार्य संकेंद्रित होते हैं। यानी कि उन्होंने बताया था कि कई सारे केंद्र हो सकते हैं जिसके
चारों ओर में आवास यानी कि रेजिडेंशियल सुविधा हो सकती है, व्यापारिक कार्य हो सकते हैं, औद्योगिक सुविधाएं हो सकती हैं, कई सारे यहाँ पे कार्य हो सकते हैं। इनका मानना है कि कुछ नगरों में नाविक नगर की उत्पत्ति के समय से ही विद्यमान होते हैं। इनके बहिर्विस्तार से नगर का विकास होता है। महानगरीय लंदन इसका विशिष्ट उदाहरण है, जहां पर जो मुख्य नगर है और वेस्टमिंस्टर खुले हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग बिंदुओं से उत्पन्न हुए हैं। प्रथम की उत्पत्ति वित्त तथा वाणिज्य केंद्र के रूप में हुई है और दूसरे की राजनीतिक केंद्र में। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई से भी केंद्र है जो कि मेन हो सकता है, जैसे कि इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है लंदन का। ठीक है, आगे देखिए और भी दिया हुआ है। देखिए जो हैरिस और उलमेन है, इन्होंने जो वर्गीकरण किया था उसको भी देख लीजिए। इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे पूछा जाता है। इनके अनुसार अमेरिकी नगरों में नाभिक के चारों ओर कई प्रकार की भूमि उपयोग कार्यात्मक क्षेत्र विकसित हुए थे। वो आपके केंद्रीय व्यापार क्षेत्र हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र जो कि हल्के एवं थोक व्यापार क्षेत्र होते हैं, निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र होते हैं, उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र, इसके बाद में भारी उद्योग क्षेत्र होंगे, उसके बाद में आपके बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र होंगे, आवासीय उपनगर होगा, उसके बाद में आप लोगों के औद्योगिक उपनगर हो जाएंगे। ठीक है, इन सभी को सीक्वेंस वाइज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों का जनसंख्या संक्रमण की उत्तर या फिर परवर्ती विस्तार अवस्था में इन लेट एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, कुल बढ़ती जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर से बढ़ती है। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज विद इन इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट, कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर के साथ में घटती है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन ग्रोथ रेट, कुल जनसंख्या घटती वृद्धि दर से बढ़ती है। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजिंग विद डिक्लाइन ग्रोथ रेट, कुल जनसंख्या घटती है तथा वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ पे जनसंख्या कि उत्तर या फिर जो परवर्ती विस्तार है, ये कौन सी अवस्था रही थी आपकी, कौन सी स्टेज होती है। तो यहाँ पे जब टोटल पॉपुलेशन जब घटती है तो वृद्धि दर क्या होती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है अभी आगे देखेंगे। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि जब कुल जनसंख्या घटती है तो वृद्धि दर बढ़ती है। कैसे, विश्व के विभिन्न देशों में जैसे जनसांख्यिकी संक्रमण के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। त्रिवार्था एक महोदय जो कि पॉपुलेशन के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जाने जाते हैं। इनके अनुसार यह आरंभ में मानव की दोहरी नीति की प्रकृति के कारण है। इनके अनुसार जैविक दृष्टि से सभी स्थानों के मानव एक समान होते हैं, यानी कि चाहे आप अमेरिका के लिए लीजिए, चाहे आप यूरोप के लिए लिए, या भारत के लिए लीजिए या फिर चीन के लिए लीजिए, जो मानव होते हैं वो एक समान होते हैं, सभी प्रजनन की क्रिया में संलग्न होते हैं, यानी कि इंसान दूसरे इंसान को जन्म दे सकता है। परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के एक स्थान से मानव दूसरे स्थान के मानव से भिन्न होता है। अगर वहीं पर अगर बात कल्चर की जाए तो कल्चर में क्या होता है, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक कोस पर बाड़ी बदले कोस कोस पर पानी, ऐसी कोई एक कहावत है। तो इसमें क्या होता है, ये कल्चर का होता है। मानव की संस्कृति भिन्नताओं के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनन क्षमता के प्रतिमान को जन्म देती है। कोई तो कहता है जैसे एक बच्चे होते हैं, हमारे तो दो बहुत है, हमारा तो एक बहुत है, लेकिन कोई कहता है कि तो भगवान की देन है, जितना होगा उतना हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, कल्चर में होता है। किसी को लगता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो हमारा ज्यादा परिवार होगा तो अच्छा रहेगा, बड़ा परिवार सुखी परिवार होता है। कोई सोचता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो बहुत सारे उनके कल्चर के अनुसार वो लोग देखते हैं। जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून दरों की ओर संक्रमण को 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया था। 5 भाग कौन कौन से हैं इनको देख लीजिए। पहली अवस्था इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ था, उच्च जन्म दर रही थी, यानी कि हाई बर्थ रेट रही थी और हाई यहाँ पे डेथ रेट रही थी। इनकी धीमी जनसंख्या वृद्धि दर होती है। जब यहाँ पे लोग उतने ही मरेंगे जितने ज्यादा जन्म ले रहे हैं, तो जो ग्रोथ रेट होगी वो क्या हो जाएगी, धीमी रहेगी। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, प्रकृति पर आधारित होती है, कोई किसी को मारता नहीं है। इसमें कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही 30 से 35,000 के बीच में होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है आपकी सेकंड स्टेज। इसे जनसंख्या विस्फोट या फिर संक्रमण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर तो हाई होती है,
लेकिन मृत्यु दर घट जाती है। जब जन्म दर हाई होगी, बच्चे पैदा हो रहे हैं 10, मर रहे हैं 2, 8 बच्चे जिंदा रह गए। वहां पे कितना हो रहा था, बच्चे पैदा हो रहे हैं 10, इनमें से जीवित कितने रह रहे हैं, 3 या फिर 4 रह रहे हैं। तो ये आपकी जनसंख्या यहाँ पे कम वृद्धि हो रही है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, इसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ। सामान्यतः जन्म दर जो 40 से 50 प्रति हजार, मृत्यु दर जो यहाँ पे पहुंची 15 से 20 प्रति हजार के बीच में हुई। ये 1 साल का डेटा है। विश्व के अधिकतर विकासशील देश इसी अवस्था में है। अभी भी अपना जो इंडिया है वो भी इसी अवस्था में है, जहाँ चिकित्सा सुधार के विस्तार से मृत्यु दर में तो कमी आई, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई। यानी कि अभी क्या, चिकित्सा का सुधार हो गया है, तो उससे जो मृत्यु दर है वो तो कम हो रही है, लेकिन जो आपकी बर्थ रेट है, जन्म दर है, वो कम नहीं हो रही है। जैसे कि अभी भी मतलब बहुत सारी गाथाएं हैं, जैसे किसी के 3 बच्चे हो गए, 4 लड़कियां हो गई, तो अभी वो ट्राई करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको एक लड़का चाहिए, उसका वंश बढ़ेगा। वंश बढ़ाने के चक्कर में वो 4-4 5-5 लड़कियां हो जाती हैं, फिर भी वो बढ़ाता जाता है। मतलब क्या है कि लड़कियां हमारा वंश तो नहीं चलाएंगी, हमें लड़का तो चाहिए ही चाहिए। इसी के चक्कर में वो 6-6 7-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ये भी क्या, एक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनके कारण बच्चों की जनसंख्या बढ़ती है, तो आपकी क्या हो जाती है, जनसंख्या विस्फोट का ये कारण बनता है। आगे बढ़िए। जो आपकी थर्ड स्टेज आती है, ये जनसंख्या वृद्धि में ह्रास होता है। ह्रास कैसे होता है, साक्षरता यहाँ पे आ जाती है, लोग पढ़ लिख जाते हैं, छोटे परिवार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। यानी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारा एक, इसी में चले जाते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में यहाँ पे कमी आती है। मृत्यु दर भी घटता है, क्योंकि चिकित्सा सुविधा तो पहले ही आ चुकी थी। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 हजार, मृत्यु दर यहाँ पे 10 से 15 हजार होती है। इस प्रकार यह अवस्था धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है, और यह क्या होती है, घटती वृद्धि दर से सम बढ़ती है। ठीक है, यानी कि वृद्धि दर यहाँ पे कम कम होती है। चतुर्थ अवस्था आती है, इसमें जनसंख्या वृद्धि स्थिर होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत न्यून हो जाते हैं। जन्म दर जो होता है 10 से 15 हजार होता है, मृत्यु 10 से कम होती है। यह होता है कहाँ पे, विकसित समाज में। जैसे कि आप लोगों का सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, पश्चिमी यूरोप है, ये सभी देश हैं जो आपके चल रहे हैं फोर्थ स्टेज में। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कौन सा देश कौन से स्टेज में चल रहा है, तो आप इनके उदाहरण भी याद रखिए। अब आता है आपका फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था में। इस अवस्था को कोलिन क्लार्क, ठीक है, इसको पूछा था, ये अवस्था किसने जोड़ी थी, कोलिन क्लार्क के द्वारा। ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि मृत्यु दर न्यून होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं एवं विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर से भी यहाँ पे कम रहता है। यह अत्यधिक विकसित एवं तकनीकी समाज का द्योतक होता है। इसे जातीय संहार या फिर जनांकीय अपरदन की अवस्था भी कही जाती है। देखिए, जो पांचवी स्टेज है वो बताई गई है, जैसे कि बहुत से लोग हैं जिनको शादी करना पसंद नहीं है, कि भैया हम तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमें शादी पसंद नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे, तो वो लोग बच्चे नहीं करते हैं, पढ़ जाते हैं, हम यार क्या पढ़ेंगे, अपना काम करेंगे, हम अपनी जिंदगी काट लेंगे, निकल लेंगे, बस ये चलता है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ये पांचवी व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ पे मतलब पारिवारिक संस्था से ना कोई मतलब नहीं होता कि हमें परिवार चलाना है, क्या चलाना है, हमें बस अपनी लाइफ जीनी है, अपना खुश रहना है, और उस बाकी किसी मतलब नहीं है। तो ये आपकी पांचवी व्यवस्था होती है, जो कि ऐड की थी कोलिन क्लार्क के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जनसंख्या पिरामिड आप लोगों को दिया गया है, कौन से देश का कैसा पिरामिड है। यहाँ पे देखिए, विस्तारित यानी कि एक्सपेंसिव है, घंटी के आकार का, बेल शेप्ड हो जाएगा। स्थिर यानी कि स्टेशनरी हो जाएगा, संकुचित कॉन्स्ट्रिक्टिव हो जाएगा। इटली, घाना, इंडिया एवं यूएसए। ये जो आपका जनसंख्या पिरामिड बनता है, पॉपुलेशन के अनुसार बनता है, किस तरीके की आप लोगों की पॉपुलेशन है, घटती है बढ़ती है, किस एज के ज्यादा लोग हैं, उस तरीके से इन सभी को आपको मिला करके पिरामिड बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इनको मैच किया जाए, तो जो आपका विस्तारित है, एक्सपेंसिव जो आपका बनता है जनसंख्या पिरामिड, ये बनेगा आप लोगों का घाना देश का। ठीक है, घाना यानी ये का सेकंड हो जाएगा। घंटी के आकार का जो बनता है बेल शेप्ड, ये बना है आपका भारत का। ठीक है, अपना जो इंडिया है बेल शेप में पहुंच गया है। और जो स्थिर यानी कि स्टेशनरी है, ये आप लोगों का हो जाएगा यूएसए का, यहाँ पे जनसंख्या अभी स्थिर बनी हुई है। और जो आपका संकुचित है, ये बन रहा है इटली का। ठीक है, 2 3 4 1 ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे विस्तारित जो दिया गया है वो घाना का है, घंटी के आकार का भारत का हो जाएगा।
स्थिर आप लोगों का यूएसए का हो जाएगा, और जो संकुचित है वो इटली का हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहा जाता है। आयुलिंग इसमें 3 तरीके से बँटे होते हैं, जो अभी अपन लोगों ने किए थे। 14 वर्ष से कम होते हैं, 15 से लेकर के 65 के बीच में होते हैं, और आपके 65 से 60 प्लस होते हैं यहाँ पे, ठीक है? 60 है यहाँ पे। पर जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है यह एक युग्मित बार चार्ट है, जो कि प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों और महिलाओं की, एक तरफ आप लोगों के पुरुष दिए गए होते हैं, एक तरफ आप लोगों की महिलाएं दी गई होती हैं। संरचना देखिए क्या होती है। जनसंख्या पिरामिड में 2 हिस्टोग्राम होते हैं, प्रत्येक लिंग के लिए एक होता है। आमतौर पर पुरुषों को बाईं ओर और महिलाओं को दाईं ओर दिखाया जाता है। जनसंख्या का आकार एक्स अक्ष और आयु समूहों को वायु अक्ष पे दिखाया जाता है। चौड़ाई किसी दिए गए आयु की जनसंख्या के आकार को दर्शाती है। नीचे की परत नवजात शिशुओं को, जब आप लोग ऐसे इस तरीके से आपने कोई भी पिरामिड बनाया, यहाँ पे आपके शायद शायद लेडीज होती हैं, शायद पुरुष होते हैं, ठीक है? तो आपका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये आपके बच्चों को दिखाता है, यहाँ पे आपकी एज दिखाई जाती है। जब बीच वाला आपका ये एरिया है, इसमें जो युवा वर्ग होते हैं इनको दिखाया जाता है, ऊपर सबसे वृद्ध लोग जो होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो पिरामिड जो होता है आमतौर पर पिरामिड का आकार ले लेता है। आयु ग्राफिक सबसे नीचे कम उम्र से लेकर के सबसे ऊपर उम्र दराज तक शुरू होता है, यानी कि यहाँ पे लो से लेकर के हाई तक पहुंचता है। आगे देखिए, विस्तारित जनसंख्या पिरामिड दिया गया है, ये होता है अल्प विकसित देशों में। यहाँ पे ये जो पिरामिड होता है इसका आधार चौड़ा होता है, बच्चे काफी ज्यादा होते हैं, शीर्ष पतला होता है, बुजुर्ग लोग यहाँ पे कम होते हैं। इन देशों में उच्च जन्म दर होती है, इसके कारण निम्न आयु जो वर्ग होते हैं विशाल जनसंख्या पाई जाती है, जबकि जो वृद्ध हैं इनकी संख्या में घटते हैं। घंटी के आकार का देखें तो स्थिर जनसंख्या का संकेत देते हैं। जनसंख्या स्थिर तब होती है जब प्रजनन से पहले और बाद में प्रजनन वाले व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। उनका परसेंटेज प्रजनन एवं व्यक्तियों के बराबर होता है। जितना छोटे बच्चे हैं उतने ही क्या हो जाएंगे आप लोगों के बड़े लोग हैं, युवा वर्ग है, ठीक है? आगे बढ़िए। स्थिर जनसंख्या पिरामिड, इस पिरामिड का आकार आमतौर पर आयताकार या फिर लगभग आयताकार होता है। इसमें हर आयु वर्ग के लोगों की संख्या करीब करीब बराबर होती है, चाहे आप 15 के तक के ले लीजिए, या फिर आप 25 से लेकर के, सॉरी, 15 से लेकर के 60 तक के देख लीजिए, या फिर आप 60 प्लस देख लीजिए। यह आकृति एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाती है, जिसमें जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है। जनसंख्या ना तो बढ़ रही होती है, ना ही यहाँ पे घटती है। आमतौर पर मृत्यु दर और प्रजनन दर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है। कम प्रजनन दर होती है, इसके साथ में मृत्यु दर भी कम होती है। जनसंख्या की उच्च जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। आमतौर पर ये पिरामिड जो होता है विकसित देशों के लिए होता है। डी में देखिए यहाँ पर संकुचित जनसंख्या पिरामिड, जिस देश में जन्म दर और जो मृत्यु दर दोनों अधिक होती हैं उसका जनसंख्या पिरामिड आधार चौड़ा होता है, ठीक है? जहाँ पे क्या होती है, जन्म दर भी हाई है, मृत्यु दर भी हाई है, तो दोनों में कैसा होगा, इनका आधार चौड़ा होता है। तेजी से ऊपर की ओर में संकुचित होता जाता है, ठीक है? इस तरीके से आपको चौड़ा मिलेगा, ऊपर जाते जाते ये संकरा होगा इस तरीके से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक बड़ा परसेंटेज जो होता है शैशवावस्था में ही मर जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर परसेंटेज के आधार पर निम्नलिखित जनगणना वर्षों को अवरोही अधिकतम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। अरेंज द फॉलोइंग सेंसस ईयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैक्सिमम टू मिनिमम रिलेट टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, परसेंटेज में चलना है यहाँ पे। 1961 की जनगणना हुई थी, उसमें कितने थे? 1971 में, 1991 की, और 211 की, 2011 की, ठीक है? 2011 की। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, ऑप्शन आप लोग को नीचे दिख ही रहे हैं। चलिए तो देखिए, अधिकतम से न्यूनतम चलना है जनसंख्या वृद्धि दर में, ठीक है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो हुई थी 97 में, 1971 में सबसे ज्यादा थी। इसके बाद में आप लोगों का आता है 1991, 1991 के बाद में आप लोगों का आता है 2011, और ये आपका, नहीं 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 नहीं, 2011 नहीं, यहाँ पे 1961 आएगा, 1961 और 2011। अब ठीक है, BCAD हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसको देख लीजिए।
देख लीजिए इनकी वृद्धि दर 1971 में 24.80% थी, 1991 में 23.87% थी, 1961 में 21.64% थी, 2011 में 17.7% थी। ठीक है, ये आप लोगों की जनसंख्या करोड़ में दी गई है, शताब्दी अंतर दिया गया है, परसेंटेज वृद्धि दर दी गई है, औसत वार्षिक वृद्धि दर दी गई है। ठीक है, 1991 में 2001 को प्लस किया है तो यहाँ पे प्लस 5.75 यानी कि 5.75% की एक की तुलना में वृद्धि हुई थी। 21 में यहाँ पे माइनस माइनस में चला था, 31 में प्लस हुई थी 11% की, 41 में प्लस हुआ था 14.22% की, 51 में प्लस हुआ था 13.31% की, और यहाँ पे जो वृद्धि हुई थी 61 में 21.64% की, 71 में वृद्धि हुई थी 24.80%, 81 में 24.66%, 91 में 23.87%, 2001 में प्लस हुई थी 21.54%, 2011 में हुई थी 17.7%। इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी का इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1911 से 21 के दशक में जो जनसंख्या है उसमें ह्रास हुआ था -0.03% की, यहाँ पे घात हुआ था यानी कि कमी आई थी। इस स्थिति का कारण क्या था? अकाल थी और महामारी थी। ठीक है, आगे बढ़िए। एक नगर की वित्तीय शक्ति के केंद्र में उच्च तकनीक अवसंरचना की भूमि पर आधारित केंद्र होता है। इज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ अ सिटी एज अ सेंटर ऑफ फाइनेंशियल पावर एंड हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। सन नगर कोनाबिशन, वैश्विक नगर ग्लोबल सिटी, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, मनोरंजन नगर। बताइए यहाँ पे कौन सा होगा आप लोगों का आंसर। देखिए जो एक नगर यहाँ पे खाली जगह दी गई है, कौन सा नगर होता है जिसकी वित्तीय शक्ति इसके केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होती है, तो वो होता है आप लोगों का ग्लोबल सिटी, वैश्विक नगर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इसकी अब व्याख्या देख लीजिए। वैश्विक नगर है एक नगर की वित्तीय शक्ति के केंद्र तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है। वैश्विक नगर एक ऐसा शहर होता है जो कि वैश्विक स्तर पर अन्य स्थानों के साथ में व्यापार करता है, संचार के माध्यम से ये जुड़ा होता है। अधिकांश जो ग्लोबल शहर होते हैं बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के कार्यालयों के घर होते हैं। यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी बैंकें होती हैं, वित्तीय सुविधा आप लोगों को मिलती है। यहाँ भी विश्व के लिए अपने बैंकों के आर्थिक निर्णय लेते हैं। इसमें बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र शामिल होते हैं। वे आसपास के क्षेत्रों से बड़े के व्यापार और अर्थव्यवस्था को निर्मित करते हैं, जैसे कि आप लोगों का दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, मुंबई हो गया, टोक्यो हो गया। ये सभी क्या है आप लोगों के ग्लोबल सिटी के उदाहरण हो जाएंगे। सन नगर, इसको देख लीजिए। ये जो शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग किया गया था पैट्रिक गैडिस ने। ठीक है, पैट्रिक गैडिस जो कि एक स्कॉटिश भूगोलविद हैं, इन्होंने इसका यूज कब किया था? 1915 में, याद रखिएगा। सरनगर प्रणाली में विशाल और विकसित नगर होते हैं, बड़े बड़े और विकसित नगर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि प्रारंभ में तो अलग अलग नगरों के रूप में होते हैं और बाद में नगरों के आपस में मिल जाने से विशाल नगर में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि पहले एक नगरीय क्षेत्र होता है, फिर इसमें और भी क्षेत्र मिलते हैं और ये क्या होता है, एक बड़ा एरिया बनता जाता है। ठीक है, सन्नगर क्या है? एक नगर की वित्तीय शक्ति केंद्र के तथा उच्च तकनीकी अवसंरचना की भूमिका पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, खाली जगह है। इन्होंने बॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में शोधित किया था। किसने किया था? मॉडिफाई बॉन थ्यूनेन्स मॉडल एंड ऑफ लैंड यूज इन 1925। जोनासन, वाल्कनबर्ग, होवर्थ एवं ब्लैकी। किसने किया था? यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए जो मॉडिफाई किया था बॉन थ्यूनेन के भूमि उपयोग मॉडल को 1925 में, उनका नाम आएगा, आप लोग याद रखिएगा, जोनासन ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनके जो मॉडल था इसको मॉडिफाई किया था। पहले ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जोनासन लिख लीजिए। अब आइए इसकी व्याख्या की तरफ में। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या है, बॉन थ्यूनेन ने एक मॉडल दिया था कृषि अवस्थिति सिद्धांत, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, ये क्या दिया था इन्होंने, कृषि अवस्थिति सिद्धांत। अगर आप लोगों को छोटा दिख रहा है तो आप अपने यूट्यूब से इसको बड़ा कर सकते हैं। 1826 में इसको प्रस्तुत किया था। उनका सिद्धांत जो था अंशतः एडम स्मिथ तथा एल्बर्ट थेयर जैसे अर्थशास्त्रियों के अध्ययन पर आधारित था और उनके निजी अनुभवों पर आधारित था। मॉडल पहला जो था, किसी फसल के उत्पादन की सघनता और उसकी बाजार से दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। यानी कि कोई जो फसल है अपन लोग जो उगा रहे हैं उसको कैसे उगाएंगे, यानी कि जब वो कितना सघन है ये इसके दूरी तय करेगी। कि अगर आपका मार्केट जो है 50 किलोमीटर की दूरी में है, मार्केट आप लोगों का 100 किलोमीटर की दूरी में है, इसमें जो तय करती है वो क्या होगी, दूरी तय करेगी। अगर ये 100 किलोमीटर की अगर दूरी अपन लोग को तय करनी होगी तो इस कृषि को अपन लोग नहीं करेंगे, इस फसल को अपन लोग छोड़ने को ज्यादा महत्व समझेंगे। दूसरा यहाँ पे मॉडल सेकंड जो दिया था, भूमि उपयोग की भिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेरिंग लैंड यूज। इसमें बॉन ने माना था कि बाजार के चारों ओर भूमि उपयोग का एक विशिष्ट कटिबंधीय निम्न प्रकार की पेटी में होते हैं। पहला यहाँ पर कई 13 पेटियां उन्होंने रखी थी। पहले में उन्होंने व्यापारिक उद्यान, कृषि एवं दुग्ध उत्पादन, डेयरी रखा था। दूसरा यहाँ उन्होंने ईंधन, काष्ठ उत्पादन। तीसरे में इन्होंने रखा था बिना परती के सस्य कृषि, क्रॉप फार्मिंग, यानी कि चारागाह भूमि रखी थी। चौथे में इन्होंने परती सहित सस्य कृषि एवं चारागाह भूमि रखी थी। 3 खेत प्रणाली, विस्तृत कृषि इन्होंने रखी थी। पशुपालन इन्होंने 6वें नंबर पर रखा था। नहीं नहीं, 13 इनकी नहीं थी, इनकी 6 थी। एक मिनट, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, इनकी ये सही है, मेरा थोड़ा सा गलत था। चलिए, तो ये इन्होंने वर्गीकरण किया था कृषि का। अब आगे देखिए, स्वीडन के भूगोलवेत्ता थे ओलोफ जोनासन। 1925 में इन्होंने क्या किया था, जो बॉन थे इनके सिद्धांत में संशोधन किया। उन्होंने बाजार तथा परिवहन के साधन के आधार पर स्थितिक लगान इनका परिकलन किया। यह परिकलन उनके यूरोप और अमेरिका के इन जो आपको शहर के नाम, देश के नाम दिए होते हैं, इनको आप लोग याद करके चला करिए, क्योंकि अब लोग जो यूजीसी नेट एनटीए है वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आप लोगों से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा इन पर गौर करके चलिएगा। यूरोप और अमेरिका के अनुभवों पर आधारित है। उनके सिद्धांत के अनुसार औद्योगिक केंद्र के चारों ओर में कृषि भूमि कटिबंध होते हैं। उक्त दोनों महाद्वीपों में देश में चारा यानी कि हे जो होता है हे और चारागाह प्रदेश सघन रूप से विकसित होते हैं। इसी प्रदेश में औद्योगिक केंद्र स्थित होते हैं। क्रम से भूमि उपयोग निम्नकृत केंद्रित रूप से व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आपका अन्न उत्पादन हो गया, पशुचरण हो गया, वन उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शहरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सही कथनों की पहचान करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं, ये स्मेल्स के द्वारा कहा गया था। अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर लैंड एंड इनहेबिटेंट्स बिकम अर्बन, ये स्माइल्स के द्वारा कहा गया था। शहरी बात जीवन जीने का एक तरीका है, ये बिर्थ के द्वारा कहा गया था। अर्बनाइज इज अ वे ऑफ लाइफ, बिर्थ के द्वारा ये कहा गया था। सी में देखिए, डेविस ने विशिष्टीकरण तथा शहरी जनसंख्या के वृद्धि के बीच इनके संबंध को रेखांकित किया है। डेविस हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन स्पेशलिज्म एंड राइज इन अर्बन पॉपुलेशन। कार्टर का तर्क है कि शहरीकरण तभी होता है जब शहरीकरण जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर जाती है। कार्टर आर्ग्यूड दैट अर्बनाइजेशन टेक प्लेस ओनली इफ द growth rate of urban population exceed the average population growth rate of nation। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा सही है, किसने कौन सा तर्क दिया है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए इनको। यहाँ पे देखिए, जो आपने पहला ऑप्शन जो पढ़ा था, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं, स्मेल्स के द्वारा कहा गया था। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे कहा गया था कि शहरी बात जीवन जीने का एक तरीका, ये बिर्थ ने कहा था, ये भी आप लोगों का सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो
सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। शहरीकरण की एक प्रक्रिया सही है, कौन सा यहाँ पे, शहरी भूगोल मानव की एक शाखा है जो कि शहरी क्षेत्रों में पैटर्न बनाने वाली स्थानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। शहरीकरण लोगों की ग्रामीण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाने और अपना ध्यान कृषि से अन्य गतिविधियों की ओर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो लोग हैं पहले गांव में रहते थे, अपना कार्य कृषि करते थे, चारा वगैरह पशुपालन करते थे, अब उनका ध्यान किस तरफ जा रहा है, शहर की ओर में, क्योंकि उनको रोजगार अपना वैसा देखना है, कुछ बाहर का कंप्यूटर पर वो काम कर सकें, बाइक से जाएं, गाड़ी से जाएं, आराम से घूमें। तो ये क्या है, ध्यान चेंज कर रहा है वो लोगों का। और इसमें शहरीकरण से आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन उद्देश्यों के लिए भूमि का परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में मानव आबादी के इस संकेंद्रण में घनी आबादी वाले केंद्र हो सकते हैं, साथ ही उनके निकटवर्ती उपनगरीय या फिर उपनगरीय क्षेत्र इसमें शामिल हो सकते हैं। आर्थर ई स्माइल्स के द्वारा ज्योग्राफी ऑफ टाइम्स एक बुक लिखी गई थी, इसको नोट कर लीजिएगा। यह पुस्तक पहली बार 1953 में प्रकाशित हुई। ज्योग्राफी ऑफ टाइम्स टाउन्स, जो कि प्राचीन स्थल से लेकर के आधुनिक शहरों तथा शहरी क्षेत्रों के विकास का पता लगाता है। इसमें वर्गीकरण हुआ था, रैंकिंग, स्थान और प्रकार पर यहाँ पे चर्चा शामिल होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है ये, किसका संदर्भ था कि सरकार निजी फार्मों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क संरचना का आधार बन सकते हैं, रेफर टू कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म एंड यूनिवर्सिटीज विच मे फॉर्म द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क स्ट्रक्चर। ये किसका था, संकुल सिद्धांत यानी कि जो क्लस्टर थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था, द ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, विकास ध्रुव सिद्धांत, इजार्ड का मॉडल। इजार्ड का मॉडल कौन सा था उसको बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। तो देखिए, जो आपकी बात कर रहा है संदर्भ सरकार, निजी फर्म और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग से है, तो ये जो संदर्भ हो जाएगा आप लोगों का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्या है ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, इसको देख लीजिए। हेनरी एडजकोविट्स एवं लोएट लेलेसडॉर्फ, इन्होंने 1995 में अपना एक पेपर जो कि था द ट्रिपल हेलिक्स के नाम से, इसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एवं गवर्नमेंट रिलेशन को दिखाया था। अ लेबोरेटरी फॉर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ट्रिपल हेलिक्स के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की। नवाचार का ट्रिपल हेलिक्स मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि शिक्षा, सरकार और उद्योग के बीच बातचीत करता है। ठीक है, मॉडल एक ऐसे ढांचे का उपयोग करता है जो कि प्रत्येक सेक्टर को एक सर्कल के रूप में दिखाता है। अभी आप लोगों को सर्कल भी दिखाया जाएगा, सर्कल के रूप में यहाँ पे दिखाता है, और ओवरलैपिंग सर्कल इंटरेक्शन कर देते हैं। यानी कि अभी आप लोगों को जो ओवरलैप जो होते हैं, यूनिवर्सिटी और आपका जो शिक्षा है, सरकार है, उद्योग है, तीनों एक दूसरे से ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। इस मॉडल को नीति निर्माताओं द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव के लिए एक व्यापक रूप से अपनाया गया, उपयोग किया गया। मॉडल मानता है कि तीन क्षेत्र आर्थिक विकास के तीन केंद्र होते हैं, शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार। जो भी आपका कोई भी देश होता है उसमें अगर आर्थिक क्षेत्र जो मजबूत बना सकता है वो आपको ये तीन चीज होती है, इस मॉडल का ये कहना था। ठीक है, ये आपका मॉडल है, देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, तीनों को ओवरलैप किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों को यहाँ पे ओवरलैप किया गया है। मॉडल इन तीन घटकों में महत्व और नवाचार को बढ़ाता है, उद्यमता को विकसित करने, उनकी परस्पर क्रिया को ये स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।